हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपको ऐसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन देखते जाएंगे और वन लाइनर में इसका आंसर लिखा रहेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और भी आपको बता दे रही हूँ कि इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस ईवीएस की ली हुई है, सीटेट ईवीएस की ली हुई है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हुई, आप जाके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। मैं हर टॉपिक में एक टॉपिक थियरी कराती हूँ, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर में लेके आती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि ट्रेन के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। तो ट्रेन के बारे में क्या पूछता है एग्जाम में, तो ट्रेन का नंबर पूछता है, यात्रा करने की तारीख पूछती है और बैठने का सीट नंबर पूछता है। और क्या पूछता है, तो यहाँ पे टिकट का फीस और दूरी की माप। तो यानी टिकट का नंबर, यात्रा करने की तारीख, बैठने का सीट नंबर, टिकट का फीस और दूरी की माप। तो 4-5 पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम में सीटेट में घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसे याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यह हमारे ये आज का टॉपिक ट्रेन में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इसकी मैंने थियरी हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। तो आज अब हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो वन लाइनर में मैं हमेशा लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो पेड़ पौधे के बारे में सीटेट में हमेशा पूछ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, जो पृथ्वी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है। क्या? तो सूर्य है। यहाँ पे देखिए ये हुआ पेड़। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए अगर पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी पर प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है। और हमें सूर्य से क्या मिलता है, तो सूर्य से है पेड़ को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। और दूसरा क्या मिलता है इससे, तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, तो हमें सूर्य से क्या मिलती है, तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे देखिए सूर्य से ऊर्जा मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये सूर्य से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ती क्या है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? ये ऑक्सीजन। मतलब सूर्य से ऊर्जा लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करती हैं, और अगर ये छोड़ती हैं तो क्या, कौन सी गैस छोड़ती है, तो ये ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और जो वायुमंडल की जो नमी होती है, जो वायुमंडल की नमी होती है, किससे सोखती है, तो ये पत्तियों से सोखती हैं। किससे? पत्तियों से। तो किससे वायुमंडल की जो नमी होती है वो किससे सोखती है, ये पत्तियों से सोखती हैं। और जो इनका जो कार्बनिक तत्व इनसे कहाँ से मिलता है, तो ये कार्बनिक तत्व इनसे ह्यूमस से मिलता है। किससे? ह्यूमन से। और इसके बाद जो पेड़ पौधे का प्रोटीन होता है वो कहाँ से होता है, तो वो नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से। देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये सीधा डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं लेते हैं, ये छोटे जीव जंतु जो होते हैं उससे नाइट्रेट से। कैसे? नाइट्रेट से। तो ये हुआ, इनका क्या हुआ, ये ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा लेती हैं। और ये जो होते, ये कार्बनिक तत्व वो ह्यूम से लेती हैं। और ये CO2 गैस ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और ये जो वायुमंडल में जो नमी होती है वो किससे लेती हैं, वो पत्तियों से सोखती हैं। और जो इनकी जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती है, मृदा में होती है। और मृदा से क्या लेती हैं, जल और खनिज। जल और खनिज,
यानी ये इनकी जड़ें कहाँ पे होती हैं? मृदा में होती है, और मृदा से क्या लेती हैं? जल और खनिज। तो आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या क्या लेती हैं? सूर्य से ऊर्जा, और पत्तियों से ये वायुमंडल की नमी को ऑब्जॉर्व करती हैं, और ये जो कार्बनिक तत्व होता है वो ह्यूमन से प्राप्त होता है। जो नाइट्रेट होता है, जो ये नाइट्रोजन होता है, ये पेड़ पौधे की जो प्रोटीन नाइट्रेट से प्राप्त होती है, और इसके वजह कार्बनिक तत्व ह्यूमस से होती है, और ये मृदा से इनको क्या मिलता है? जल और खनिज मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव जो सुनने की क्षमता मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पे सुनने की क्षमता मतलब मनुष्य की सुनने की क्षमता जो 4 गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी बाज। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य की तुलना में जो मनुष्य की क्षमता से सुनने की जो क्षमता होती है मनुष्य की क्षमता से 4 गुना ज़्यादा देखती है, ऐसा कौन सा जानवर, कौन सा जीव है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आप बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं तो कि ये शेर बाघ ये सब भी तो सुनने की क्षमता मनुष्य की क्षमता से कई गुना देखते हैं। बट आपको एक ट्रिक बता देती हूँ तो आपको कभी भूलना मतलब आपको कभी भूल नहीं सकते हम। तो यहाँ इसका ये है। तो इसका पहले राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हुआ बाज। तो बाज हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया। बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया। तो ये मनुष्य की जो सुनने की क्षमता मनुष्य की क्षमता से कितनी गुना होती है? तो ये 4 गुना होती है। अब ट्रिक क्या है ये सुन लीजिए कि देखिए इनके पास भी 2 टांगे होती है प्लस 2 आँखें होती हैं। तो 2 टांगे 2 आँखें होती हैं तो दोनों मिलाकर 4। तो यानी बाज गिद्ध चील अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की क्षमता से सुनने की क्षमता मनुष्य की क्षमता से कितने गुना होती है तो ये 4 गुना होती हैं। और रही बात बाघ और शेर के बारे में, तो बाघ देखिए इनका ट्रिक क्या है। पहली बात तो ये 6 गुना सुनती हैं। मनुष्य की क्षमता से कितने गुना सुनती है? तो ये 6 गुना सुनती हैं। और कैसे? इनका ट्रिक क्या है? इनकी होती हैं 4 टांगें और 2 आँखें। 4 + 2 मतलब 4 + 2 तो कितना हुआ? 6। तो यानी ये कितने गुना देखती हैं? तो ये 6 गुना देखती हैं। और बाज गिद्ध चील ये कितने गुना देखती हैं? तो ये 4 गुना देखती हैं। और जो हाथी होता है तो वो हाथी कैसे होता है? ये हाथी दिन की अपेक्षा क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि दिन की अपेक्षा से रात में ज़्यादा देखता है तो ऑप्शन में अगर हाथी तो हम हाथी टिक लगाएंगे क्योंकि दिन में ये इनकी आंखें बंद रहती हैं, रात में इनकी आंखें अच्छे से खुल जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनुष्य सुनने की क्षमता 4 गुना मनुष्य की कितने होती है? तो ये 4 गुना बाज चील गिद्ध और शेर और बाघ 6 गुना देखती हैं 6 गुना सुनती हैं। और जो हाथी होती है वो हाथी दिन में कम रात में ज़्यादा देखती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटक। तो यहाँ पे भारत में जो सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे हाथी के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाथी दिया गया है। तो हाथी पहले बात तो ये झुंड में रहती हैं। ये झुंड में रहती हैं। और जो झुंड में रहती हैं तो इसमें जो इसमें नेता होता है तो इस झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है? बुजुर्ग हाथी होती है। हथनी कौन? बुजुर्ग हथनी होती है। तो बुजुर्ग हथनी हुआ मतलब झुंड में ये लोग रहते हैं और झुंड का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है। और झुंड में कौन कौन रहता है? हाथी बच्चे और हथनी होते हैं। लेकिन 10 से जो झुंड होता है वो 10 से 12 यानी 10 से 12 साल बाद तो जो हाथी होते हैं इस झुंड से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और इनकी जो आयु होती है कितने वर्ष होती है? 70 वर्ष। कितनी होती है? 70 वर्ष। और ये कितना सोती है? तो 2 से
4 घंटे। ये ज़्यादा नहीं सोती, 2 से 4 घंटे ही सो पाती हैं। और एक हाथी कितना खाती है? तो 100 केजी। कितना? 100 केजी। और इनके बच्चे का वजन कितना होता है? तो ये 200 केजी। मतलब बच्चे का वजन 200 केजी और ये खाती है 100 केजी। और ये क्या खाती हैं? तो पत्ती और झाड़ियाँ खाती हैं। और ये कैसे जानवर होते हैं? तो ये शाकाहारी जानवर होती हैं। कैसे जानवर? शाकाहारी। देखिए यहाँ पे, तो ये शाकाहारी जानवर होते हैं और ये झुंड में रहते हैं। 10 से 12 साल बाद यहाँ पे जो नर बच्चे मतलब हाथी होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और जो इस झुंड का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है। और ये कितने साल जीती हैं? इनकी आयु क्या है? 70 वर्ष होती है। और कितना ये सोते हैं? 2 से 4 घंटे। और कितना खाते हैं? तो 100 केजी से ज़्यादा खा लेते हैं। और इनके बच्चों का वजन कितना होता है? तो ये 200 केजी का होता है। और ये सब यहाँ पे ये सब है। इससे पहले भी मैंने इस सब टॉपिक पे बात कर रखी हुई है, तो आप उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आया तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा है भारत में 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पे मुंबई। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, किसके आश्रय का नाम बरो है? किसका आश्रय का नाम बरो है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा बकरी का। बकरी के आश्रय को क्या कहते हैं? तो बरो कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी रहित घर है। तो यहाँ पे कौन सा नक्काशी जो कश्मीर में पाया जाता है वो नक्काशी रहित है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम डोंगा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डोंगा। तो डोंगा कैसा होता है? यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और कहाँ पे? केरल में भी। मतलब ये डोंगा एक नक्काशी रहित डोंगा नाव होता है। और ये किससे बनी होती है? तो ये लकड़ी से बनी होती है। और कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर और केरला में पाई जाती है। और ये तैरता हुआ घर 1 मंजिला का होता है। मतलब ये पानी में तैरता रहता है। और इसका जो मंजिल होता है वो कितने मंजिल का होता है? तो 1 मंजिल का होता है। और यहाँ पे दिया गया है। और ये किस में काम आते हैं? तो ये मछली पकड़ने में। ये किस में काम आती है? इसका प्रयोग किस में होता है? तो ये इसका प्रयोग होता है मछली पकड़ने में। तो ये कश्मीर में पाया जाने वाला नक्काशी मतलब इस पे कोई प्रकार का चित्र नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसे डोंगा कहते हैं। और ये 1 मंजिला का होता है। जम्मू कश्मीर और केरला में पाया जाता है। और इसे मछली पकड़ने में प्रयोग करते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है यह मछली पकड़ने में प्रयोग होता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो डोंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बदहजमी का घरेलू उपचार। तो जो बदहजमी का घरेलू उपचार होता है, क्वेश्चन में सीटेट में बार बार पूछता है। वो भी कैसे? वह एक साइड आपको बीमारी का दे देगा और एक साइड घरेलू उपचार दे देगा। तो आप इसको मैच करना होता है हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे सीटेट में पूछता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बदहजमी का घरेलू उपचार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ दिया गया है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेंगे कि और ये सब किस चीज़ में यूज होता है। ठीक है। तो जो बदहजमी का जो होता है वो किससे घरेलू उपचार से होता है? ये सौंफ से सही हो जाता है। अदरक एवं गुड़ का प्रयोग कब हम लोग करेंगे? जब हमारे गले में जो गला होता है जब वो खराब होगा, मतलब गला का खराब होना, तो किससे हम ठीक करेंगे? तो इसे अदरक एवं गुड़ खाकर। दूसरा धनिया का बीज हम किस में करेंगे? जब हमारे शरीर में सूजन होगा। जब हमारे शरीर में सूजन होगा तो हम धनिया का प्रयोग करेंगे। खीरा किसके प्रयोग में हम लोग लाएंगे? तो अगर हमारे आँखों में जलन होगा। किसमें? आँखों में जलन। अगर हमारे आँखों में जलन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम खीरा का प्रयोग करेंगे। और अजवाइन का भी किस में प्रयोग लाएंगे? अगर हमारे पेट में दर्द है तो अजवाइन को हम किस में प्रयोग में लाएंगे? तो अजवाइन
इसे हम पेट दर्द में, किसमें, पेट दर्द में, एक मिनट, इसे हम पेट दर्द में लाएंगे, पेट दर्द में। तो सौंफ बदहजमी का प्रयोग हम लोग घरेलू उपचार कर लेंगे। अदरक एवं गुड़ गला खराब करने में, धनिया के बीज सूजन में, और खीरा आंखों के में जलन में, और अजवाइन किस में प्रयोग करेंगे, तो ये पेट में। और हल्दी का प्रयोग कब किस में करेंगे, ये सब देखिए ना, आपके एक साइड ऐसा घरेलू उपचार दे देगा और एक साइड रोग दे देगा। तो हल्दी का उपचार किस में करेंगे, जब हमें चोट लगती है। तो हल्दी एवं प्याज, इसको हम कब करते हैं, ये जब हमें चोट लगती है तो हम हल्दी और प्याज को बांध लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं, तो ये कैल्शियम, हमारा इसका राइट आंसर क्या हुआ, कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां देखो विटामिन डी से भी मिलता है, जो हमें सूर्य से मिलता है। तो और दांत, अगर ऑप्शन में कैल्शियम है तो हम कैल्शियम पे जाएंगे, अगर ऑप्शन में फास्फोरस दिया है तो हम फास्फोरस पे भी जा सकते हैं। इसका किस पे, हम लोग फास्फोरस पे। तो आप ऑप्शन पे मैटर करेगा कि ऑप्शन में क्या लिखा है हम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, कहवा किस राज्य के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहवा, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, तो कहवा कहते हैं। कहवा किससे बनती है, तो यहाँ पे दूध, बादाम और केसर से, बादाम और केसर डालकर, यहाँ पे बादाम और केसर डालकर बनता है। जो जम्मू कश्मीर में चाय को हम कहवा कहते हैं, वहाँ पे ये प्रसिद्ध, इसका है प्रसिद्ध भोजन है यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया होता है, तो पायरिया किससे होता है, कौन से जीवाणु से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दिया है ओल्वी कल्चर का संबंध किससे है, तो ओल्वी कल्चर का संबंध किससे है, तो जैतून की कृषि से। तो अगर जैतून की कृषि का अध्ययन अगर पूछा गया तो ओल्वी कल्चर से। अगर रेशम का कीट पूछा, क्योंकि सीटेड में बार बार रेशम के कीटों के बारे में पूछता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा कीड़ा को दूर, उसकी सुगंध से दूर से ही पहचान लेता है। तो ये कौन सा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट होगा रेशम का कीट। क्या होगा, तो इसे रेशम का कीट बोलेंगे। और इसका अध्ययन किस में होता है, तो ये सेरीकल्चर में। अगर ये पूछा जाएगा कि इसका अध्ययन किस है, सेरीकल्चर में। ओल्वी कल्चर का संबंध किससे, तो जैतून की कृषि से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा किसे प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे देखिए हेमेहाइड्रेट है, हेमेहाइड्रेट। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की संज्ञा कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अगर आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं, आप निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे, तो हम किस पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रूस यूक्रेन युद्ध संकट। मतलब अगर आप ईवीएस की कक्षा में अगर हम संचालित कर रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम ईवीएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, तो किस पे, रूस और यूक्रेन युद्ध संकट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो इसका राइट आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा फल तथा सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 15, अगर बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आयोजित की जा सकती है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर बच्चों में अगर जीवों के बारे में अगर समझ को विकसित करेंगे तो विद्यालय में कौन सी ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जो उनको अच्छे से समझ हो पाए जीवों के बारे में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हुआ चिड़िया की यात्रा की योजना बनाएं
और मतलब चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करें। मतलब अगर आप चिड़ियाघर ले जा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे वो चिड़िया को देखेंगे, उनके आवास को देखेंगे और कौन सी पक्षी कहाँ से आई है, तो उनको इस तरीके से नॉलेज होगी। अगर वो खुद से प्रयोग करेंगे, खुद से खोज करेंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर हम 60 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष में? तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 70, निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभाव के कारण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं धीमा जहर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? तो ये सहयोगपूर्ण अध्ययन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछा है सर्दियों में अगर दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को यहाँ पे रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं, तो किसका उपयोग करती हैं? जो दादी सर्दियों के टाइम में कौन सा घरेलू उपचार करती हैं? तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो ये सब इसीलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो क्वेश्चन नंबर 20, एक छोटे से पेड़ या झाड़ियाँ की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? तो वो कौन सी पक्षी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सूर्य पक्षी, ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी बारबेट, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रॉबिन। तो यहाँ पे इंडियन रॉबिन। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा गया है कि एक छोटे से पेड़, मतलब छोटे से पेड़ या झाड़ियों की शाखा से जो लटकने वाला घोंसला जो बनता है, उसे कौन सी पक्षी बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सूर्य पक्षी। देखिए कौवा कैसा होता है? कौवा अब ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाती है। जो भारतीय रॉबिन होती है, ये रोड के किनारे पत्थरों के बीच में अपनी झाड़ियाँ से अपना घोंसला बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वलियम्मा। क्या कहते हैं? वलियम्मा। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से सब बातें समझ में आई हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।